हेलो दोस्तों, मैं मनोज चौधरी आपका स्वागत करता हूं एमए गुरुकुल पर। आज आप अगर आपको काफ़ी दिन से मैथ की क्लास का इंतज़ार था, आज आपका वो इंतज़ार खत्म हुआ। हम इस क्लास में एसएससी जीडी में जो आए हुए पीवाईक्यू हैं उन सभी क्वेश्चंस को एक बार प्रैक्टिस करेंगे। आप मेरे साथ जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको कहीं और प्रैक्टिस करने की नीड नहीं रहेगी। ठीक है, पहले अब प्रैक्टिस करने का तरीका क्या होगा कि पहले आप खुद से ट्राई करेंगे, जब ट्राई नहीं कर पाते हैं तब फिर इधर देखेंगे आप। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसी मूलधन पर 5 वर्ष के लिए प्राप्त साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है? ब्याज की वार्षिक दर क्या है? सभी को नमस्ते मेरी तरफ से भी। किसी मूलधन पर, देखो मूलधन क्या होता है, जब कोई भी धन हम उधार लेते हैं या देते हैं, जो धन होता है उसे ही कहते हैं मूलधन। क्या बोलते हैं उसे? मूलधन। और मूलधन के लिए हम अब जब पहले पहली कंडीशन है हमारे पास, मूलधन क्या होता है जिसे बोलते हैं हम पी यानी प्रिंसिपल, जिसे लिखते हैं प्रिंसिपल। दूसरी होती है रेट यानी दर। तीसरा होता है टाइम। और चौथा क्या होता है? चौथी होती है ब्याज। ठीक है, अभी ये क्वेश्चन में पूछी गई है साधारण ब्याज। क्या पूछा गया है? साधारण ब्याज। अगर क्वेश्चन में साधारण ब्याज पूछा गया है तो हम साधारण ब्याज की तरफ ही बात करेंगे। अगर सीआई दी गई होती तो हम सीआई की तरफ जाते। तो साधारण ब्याज निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो आपने पढ़ा होगा, एसआई बराबर पी आर टी अपॉन 100। एसआई बराबर पी आर टी अपॉन 100। एसआई बराबर पी आर टी अपॉन 100। तो यहां से हमें पूछा गया है कि मूलधन जो ब्याज है हमारी, वो मूलधन का 2/5 है। मूलधन का 2/5 है। तो इतना तो आपको पता होता है कि अगर हमने लिखा है 2/5, क्या लिखा हुआ है? 2/5, इसका मतलब जो 5 है वो हमारा कंप्लीट नंबर है और ये वाला इसकी फ्रैक्शन है। तो यहां से वो कह रहा है कि साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 है। तो अगर हम यहां से लिखना चाहें तो प्रिंसिपल की वैल्यू अगर 5 है तो ब्याज कितनी मिलेगी? हमें 2 रुपए ब्याज मिलेगी। अगर हमने 5 रुपए उधार दिए थे तो ब्याज कितनी मिलने वाली है? 2 रुपए मिलेगी। यानी ब्याज इस फॉर्मूले का यूज तो आप करेंगे, लेकिन आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अगर ब्याज 2 रुपए मिलेगी कितने पे? 5 रुपए पर। अगर परसेंट निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी? 100 का मल्टीप्लाई 5 से चला गया 20वां। कितने बार? 20वां। 20 दूनी 40%। लेकिन जो 40% हमें ब्याज मिली है वो मिली है ब्याज कितने वर्ष में? कितने वर्ष में ब्याज मिली है? 5 वर्ष में। कितने वर्ष में? 5 वर्ष में। लेकिन जब साधारण ब्याज की दर बताओगे तो बताओगे प्रति वर्ष के हिसाब से। किससे बताओगे आप? प्रति वर्ष के हिसाब से। राम राम जी सबके लिए, शिवम चौधरी। ठीक है, किस हिसाब से बताओगे? प्रति वर्ष के हिसाब से। तो 5 का क्या करोगे? इसमें आप डिवाइड लगा देंगे, 5 से जाएगा ये 8 बार, तो कितना आएगा? 8%। तो आई थिंक जितने भी बच्चों का आंसर आया उनके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन, और नहीं आया तो वो मेरे साथ सीखने की कोशिश करेंगे। तो कितना आंसर आ जाएगा इसका? 8%। कोई बच्चा ऐसा तो नहीं है जिसकी समझ में ना आया हो तो वो कमेंट करके बताए। ठीक है, अगर अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कह रहा है, 3 नोटबुक और 6 पेन, यानी 3 नोटबुक और 6 पेन का मूल्य 3000 रुपए है, तो उतनी ही धनराशि से 1 नोटबुक और 12 पेन खरीदे जा सकते हैं। राजू 15 पेन खरीदना चाहता है तो उसे कितनी धनराशि देनी होगी? द कॉस्ट ऑफ 3 नोटबुक्स एंड 6 पेन इज RS 3000. 1 notebook and 12 pens can be purchased with the same amount of money. Raju wants to buy 15 pens. How much money will have to pay? तो पहले आपको समय दिया जाएगा, पहले आप अपना प्रयास लगाएं, देखें आप किस तरीके से करते हैं, कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। चलो, जितने बच्चों ने कर लिया बहुत अच्छी बात है, जिनका नहीं हुआ वो मेरे साथ देखेंगे। क्या कर रहा है? 3 नोटबुक और 6 पेन। अगर हम मान लें 3 नोटबुक यानी 3 नोटबुक प्लस 6 पेन की कीमत दे रखी है हमें कितनी?
₹3000। 3 नोटबुक प्लस 6 पेन की कीमत दे रखी है ₹3000 और बाद में दे रखा है कि उतनी ही धनराशि से एक नोटबुक और 12 पेन खरीदे जाते हैं। यानी एक नोटबुक और 12 पेन खरीदे जाते हैं। एक नोटबुक यानी एक नोटबुक प्लस 12 पेन खरीदे जाएंगे सेम धनराशि से। ठीक है, ₹3000 में ही पहले 3 नोटबुक 6 पेन खरीदे जा रहे थे, अब ₹3000 में ही एक नोटबुक और 12 पेन खरीदे जाएंगे। तो हमसे पूछा है कि 15 पेन खरीदना चाहता है तो उसे कितनी धनराशि देनी होगी। हमारा फोकस रहना चाहिए केवल और केवल पेन पर। किस पर रहना चाहिए? पेन पर। क्यों रहना चाहिए कि हमसे पूछा है केवल पेन, तो हमें अगर पेन पूछा है तो इसको हटाने का प्रयास करेंगे कि यहां से केवल ये नोटबुक हट जाए तो हमारा काम बन जाएगा। तो अगर इधर 3 नोटबुक है, इधर 1 नोटबुक है, तो क्या करेंगे हम? इधर इधर 3 का मल्टीप्लाई कर दें। क्या मल्टीप्लाई कर दें? 3 का मल्टीप्लाई कर दें तो दोनों चले जाएंगे ये। अगर 3 का मल्टीप्लाई करते हैं या ऊपर वाले में क्या कर रहे हैं 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर पेन चले जाएंगे। लेकिन हमें निकालना क्या है? पेन की कीमत निकालनी है तो नोटबुक को हटा देंगे। 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा, देखो 3n प्लस 12 36 और 3 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 9000 हो जाएगा। ये क्या इतनी बातें समझ में आ गई? अगर 3 का मल्टीप्लाई हम सेकंड वाले इक्वेशन में करेंगे तो ये हो जाएगा 3n प्लस 36p प्लस 9000। ये हो जाएगा, जब इसमें से इसको माइनस करोगे तो इससे ये चला जाना है। 6p में से 36p गए, 6p में 36p गए तो कितने बचे? 30p। लेकिन बचेंगे ये माइनस के। किसके बचेंगे? ये माइनस के। अब 3000 में से 9000 गए तो ये भी कितने बचे? 6000। कितने बच गए? 6000। और वो भी किसके बचे? माइनस के। अगर माइनस से माइनस काट रहे हैं, जीरो से जीरो चली गई और 3 से ये 600 चले गया। कितने बार? 200 बार। कितने बार? 200 बार। तो एक पेन की कीमत कितनी आ गई आपके पास? 200 रुपए। एक पेन की कीमत कितनी आ गई? 200 रुपए। अब पूछा है हमसे कितने पेन की कीमत? 15 पेन की कीमत। 15 पेन की कीमत कितनी होनी चाहिए? 3000 रुपए। कितनी होगी? 15 इंटू 200 यानी कितनी? 3000 रुपए। कितने बच्चों का आंसर आया था? 3000 रुपए। अभी किसी का नहीं आया। आई थिंक यहां तक ये चीजें समझ में आ गई। तो कमेंट कीजिए जिसका आंसर आ गया हो या जिसकी समझ में ना आया हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 5 संख्याओं का औसत 32 है। यदि एक संख्या हटा दी जाए तो औसत 28 हो जाता है, तो हटाई गई संख्या क्या है? औसत का बस आप एक बात ध्यान रखनी है, औसत का मतलब होता है केक कटेगा तो सब में बटेगा। अगर केक कटेगा तो सब में बटेगा। वो क्या कह रहा है कि 5 संख्याओं का औसत अगर हमारे, चलो पहले आप खुद निकालने की ट्राई करो, देखो कौन कौन निकाल पाता है। पंकज कुमार, जय श्री राम, जय श्री राम सर, जय श्री राम भाई। निक्की चौधरी, राम राम सर जी, राम राम। पीएम चौधरी, कॉन्ग्रेचुलेशन सर। मैथ्स की मनोज सर से मैथ के क्लास लेने के लिए थैंक यू सर, आपको भी। मुस्कान खान, आंसर 1A। अच्छा, पिछले वाले क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल सही है। जिसका भी आंसर 1 आया है 3000 ही आंसर आएगा उसका। दीपक कुशवाहा, ठीक है, इस वाले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। चलो निकालने का प्रयास करते हैं। वो कह रहा है 5 संख्याओं का औसत 32 है। 5 संख्याओं का औसत कितना है? 32। 5 संख्याओं का औसत अगर 32 है तो कह रहा है कि यदि एक संख्या हटा दी जाए तो औसत 28 हो जाता है। अब 5 संख्या का औसत 32 है। अगर हम संख्याओं का योग निकालना चाहें, क्या निकालना चाहें? योग निकालना चाहें इन संख्याओं का, योग निकालना चाहेंगे संख्याओं का, तो क्या करेंगे हम? 5 गुणा 32 यानी कितना हो गया? 32 पंचे 160। कितना हो गया? 32 पंचे 160। अगर ये संख्या कह रहा है एक संख्या हटा दी जाए तो 4 संख्याओं का जो औसत हो जाता है वो हो जाता है 28। कितना औसत हो जाता है? 28। अगर इन संख्याओं का योग हम निकालना चाहेंगे तो ये हो जाएगा 28 चौके 112। कितना हो जाएगा? 112। जब 5 संख्याओं का योग 160 था और 4 संख्याओं का योग 112 है,
इसका मतलब क्या हुआ, अगर इसमें से माइनस कर देंगे तो जो संख्या माइनस हुई है कितनी, 48। जो संख्या निकल गई है वो संख्या कौन सी रही होगी, 48। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 48। एक तरीका तो इसको करने का ये था, लेकिन हम ये वाला मेथड नहीं लगाएंगे, हम लगाएंगे दूसरा मेथड। कौन सा दूसरा मेथड, अगर 5 संख्याओं का औसत कितना है, 32, और वो कह रहा है कि 4 संख्याओं का औसत कितना है, 28। 4 संख्याओं का औसत कितना है, 28। अब ये बताओ, पहले औसत 32 था, बाद में औसत 28 हो गया, यानी औसत क्या हो गया, कम हो गया। अगर औसत कम हुआ है, अगर औसत कम हुआ है, इसका मतलब जो संख्या निकली है वो संख्या इस 32 से बड़ी रही होगी। अगर ये संख्या 32 ही होती तो इसके जाने या आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, औसत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अगर मान के चलो अगर ये संख्या छोटी रही होती तो इसके जाने से औसत बढ़ जाता, और अगर ये संख्या बड़ी है तो इसका मतलब औसत कम हो गया है। ठीक है, अब जब ये संख्या गई होगी तो अपना 32 तो लेकर के ही गई होगी। पहली बात तो ये समझो, जब ये संख्या गई होगी या जब ये निकाली गई होगी संख्या, तो अपना 32 तो लेकर के गई होगी, प्लस सबके में से कितना कम हो गया, 4 कम हो गया। सबके में से कितना कम हो गया, 4 कम हो गया। कितनी संख्याएं, 4 संख्याएं। 4 संख्याओं में से 4 4 कम हो गया, तो कितना कम हो गया, 4 गुणा 4 यानी 16। कितना कम हो गया, 16 कम हो गया। 32 तो अपना लेकर के चली गई, 16 ये चली गई, तो कितना आंसर आ गया, 48। जब भी आप एग्जाम में करेंगे तो इस वाले तरीके से करेंगे, इस तरीके से नहीं करेंगे। सबकी समझ में आ गया, ना समझ में आया हो तो एक बार वीडियो को रिपीट करके देख लें। कमेंट देखता हूं किस किस ने आंसर दिया है। राधे राधे सर जी, रूबी शर्मा, सबके सबको मेरी तरफ से राधे राधे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन, यदि 72 बाइंडर 22 दिनों में 720 किताबें बाइंड कर सकते हैं तो 12 दिनों में 660 किताबें बाइंड करने के लिए कितने बाइंडरों की आवश्यकता होगी, कितने बाइंडरों की आवश्यकता होगी। इस वाले क्वेश्चन को करने के लिए तुम्हें क्या करना है, बस ये ध्यान रखना है कि रिलेशन सीधा सीधा बन रहा है या उल्टा बन रहा है। सीधा सीधा कैसे बन रहा है, जैसे 72 बाइंडर हैं, अगर आदमी ज्यादा होंगे तो काम ज्यादा होगा या कम होगा, या आदमी ज्यादा होंगे तो दिनों की संख्या ज्यादा होगी या कम होगी, या आदमी ज्यादा होंगे तो घंटों की संख्या ज्यादा होगी या कम होगी। बस आप ऐसे समझ लें। अब कह रहा है 72 बाइंडर, बाइंडर मतलब कोई काम करने वाले हैं ये बाइंडर, तो 72 बाइंडर 22 दिनों में, अगर 72 बाइंडर है वो 22 दिनों में कर सकते हैं। अगर 72 से संख्या कम कर दें, हम 70 कर दें तो टाइम ज्यादा लग जाएगा, रिलेशन उल्टा है। अगर रिलेशन उल्टा है तो इनको एक साथ लिखा जाएगा। कैसे लिखा जाएगा, एक साथ, 72 गुणा 22, इनको कैसे लिखा जाएगा, एक साथ लिखा जाएगा। अब आगे क्या कह रहा है कि 72 बाइंडर ऐसे 700 क्या कितनी किताबें बनाते हैं, 720। अब ये बताओ, आदमी ज्यादा होंगे तो किताबें ज्यादा बनेंगी, आदमी अगर कम होंगे तो किताबें कम बनेंगी। यानी रिलेशन कैसा है, सीधा सीधा रिलेशन है। तो क्या करना है आपको, डिवाइड लगा देना है। क्या करना है आपको, डिवाइड लगा देना है। आगे बात समझ में। दूसरी कंडीशन क्या दे रखी है, ये कह रहा है कि तो 12 दिनों में, कितने दिनों में, दिनों का रिलेशन सीधा होता है, 12 दिनों में 660 किताबें, कितनी किताबें, 660 किताबें बनाने के लिए कितने बाइंडरों की आवश्यकता होगी। इसको मान लो आप, बाइंडरों की संख्या पूछी है यानी n मान लो, और कितना है, कितनी किताबें बनानी है, 660। कितनी किताबें बनानी है, 660। तो 72 से चला जाएगा 720 यानी 10, और 10 से चला जाएगा ये 0। ठीक है, 2 से चला गया कितने बार, 11 बार, 2 से ये 6 बार, और 6 से 66 चला गया 11। 11 का मल्टीप्लाई 11 में करोगे तो आंसर आ जाएगा 121। तो आप समझ में आया होगा कि 660 किताबों को 12 दिनों में बनाने के लिए 121 बाइंडरों की आवश्यकता में पड़ेगी। ठीक है, बात समझ में आ गई, नहीं आ गई। ठीक है, अगर ये वाली बात समझ में नहीं आई हो तो आप ये फॉर्मूला याद रख सकते हो, M1 D1 H1 बटे W1 इक्वल होता है M2 D2 H2 बटे W2। आप ये वाला फॉर्मूला याद रखेंगे। अगर ये वाला फॉर्मूला याद नहीं रख पाते तो इस तरीके से आप थोड़ा समझ के करने की कोशिश करेंगे तो आंसर आपका आ जाएगा, विद इन सेकंड आ जाएगा, ज्यादा आपको टाइम भी नहीं लगेगा। M1 का मतलब मैन पावर, यानी कितने आदमी काम पर लग रहे हैं। D का मतलब दिन, दिनों की संख्या कितनी है। H का मतलब घंटे, घंटों की संख्या कितनी है। और W का मतलब वर्क कितना है। तो जो वर्क होगा या जो काम होगा वो हम कहाँ रखेंगे, हर में रखेंगे, बाकी सभी अंश में रखेंगे। आई थिंक सबकी समझ में आ गया होगा, किसी को दिक्कत। 4 का A,
बिल्कुल बेहतरीन आंसर है आप सबका, 4 का ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये कह रहा है 8400 रुपए को पी क्यू और आर के बीच क्रमशः 2/3 अनुपात 1/3 के अनुपात में बांटा गया है, तो आर का हिस्सा क्या है? समझ में आया क्वेश्चन? ये है अनुपात समानुपात से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया, और ये वही क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैंने नहीं बनाए या कहीं से बनाए हुए नहीं है, ये वही क्वेश्चन है जो पेपर पूछ चुका है, जो एसएससी ने पूछे हैं। तो ये क्वेश्चन तो आपको करना मस्ट है, इनके बिना तो काम चलने वाला नहीं है, ये तो आपको करने ही पड़ेंगे। अब देखो ये अनुपात, चलो पहले आप कोशिश करो, अगर आप कर पाते हो तो आंसर बताओ। अच्छा, ये 121 पुराने वाले क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। ये आप आंसर दे रहे हो 121, पीएम चौधरी 121 जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। अब 8400 को पी क्यू और आर के बीच में बांटा गया है, किस अनुपात में? 2/3 अनुपात 3 अनुपात 1/3। एक बात ध्यान रखेंगे, जब भी हम अनुपात की बात करेंगे तो अनुपात के अंश हर में कुछ नहीं रखेंगे, जो भी रहेगा वो अंश में रहेगा, यानी कंप्लीट नंबर होना चाहिए। ये ऐसे 2/3 1/3 ऐसे नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए हम इसके नीचे 1 बढ़ा लेंगे। क्या बढ़ा लेंगे? 1, और इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे। 3 का एलसीएम आपको लेना आता होगा आई थिंक, तो कितना हो जाएगा? 3 का मल्टीप्लाई करेंगे पूरे में, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ रह जाएगा 2, यहाँ पे रह जाएगा कितना? 9, और यहाँ पे रह जाएगा कितना? 1। जो धन जो 8400 बांटे गए थे वो 2:9:1 के अनुपात में बांटे गए थे। तो अब इन तीनों को जोड़ेंगे, 2, 9 और 1, 9 2 11 और 1 12। यानी वो क्या कहना चाह रहा है, इस रेशियो का मतलब ये होता है कि अगर हमारे पास 1200 होते, अगर मेरे पास कितने रुपए होते? 1200 होते, तो पी को कितने मिलते? 2 रुपए मिलते, क्यू को 9 रुपए मिलते, और आर को मिलता 1 रुपया। कितना मिलता आर को? 1 रुपया। लेकिन मेरे पास 1200 तो 12 रुपए तो है नहीं, मेरे पास कितने रुपए हैं? 8400। कितने रुपए हैं? 8400। 12 7 84, यानी कितने गुने? 7 गुने। कितने गुने? 7 गुने। जो ये नंबर रेशियो का दे रखा है उसके 700 गुने हैं, सॉरी कितने गुने? 700 गुने हैं। अब पूछा है कि आर का हिस्सा कितना है? क्या पूछा है? आर का हिस्सा कितना है? तो आर को कितना मिलना है? 1 रुपया। कितना मिल रहा है? 1, और 1 का 700 गुना आप निकालना चाहोगे तो आंसर आ जाएगा 700 रुपए। कितना आंसर आ जाएगा? 700 रुपए, यानी फर्स्ट। जिनका भी आंसर ए था उनको धन्यवाद। नितुल यादव 700 रुपए, वेरी नाइस। पीएम चौधरी 700 रुपए, वेरी नाइस। मुस्कान खान 700, वेरी नाइस। जिन जिन का आंसर 700 रुपए आया है वेरी नाइस, नहीं आया वो प्रयास करेंगे अगले वाले क्वेश्चन को। ठीक है, जिनकी समझ में नहीं आया वो कमेंट करके बताएं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 5 तक सबको क्लियर हो गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। किसी संख्या के 20% का 25% 250 के बराबर है, उस संख्या का 35% क्या है? उस संख्या का 35% क्या है? अब इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे। इस क्वेश्चन को करना कैसे है, पहले आप प्रयास करें, देखते हैं कितने कर पाते हैं। जिन बच्चों को ये लगता है या जिन दोस्तों को ये लगता है कि मैं क्वेश्चन नंबर 4 कर सकता था या 5 कर सकती थी लेकिन कर नहीं पाई, वो अब करें प्रयास, क्वेश्चन नंबर 6 में दिखाएं, थोड़ा सा स्पीड में करें। जितने भी दोस्त इस क्लास को देख रहे हैं वो शेयर करें और लाइक करते हैं, जिससे कि आपके और भी दोस्त जुड़ जाएं। कुछ लोग कुछ क्या करते हैं कि क्लास को शेयर नहीं करते कि मैं सीख जाऊंगा तो मैं अपने दोस्त से या आगे निकल जाऊंगा या निकल जाऊंगी, लेकिन उस बात को ना सोचें। जितना प्रचार प्रसार करोगे तो जो कंपटीशन है वो हेल्दी होना चाहिए। देखते हैं, किसी संख्या का 20%। देखो एक बात आप जानते होंगे कि जब भी प्रतिशत को हम फ्रैक्शन में बदलेंगे, जब भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलेंगे या प्रतिशत को भिन्न में बदलेंगे तो क्या करते हैं? 100 का डिवाइड कर देते हैं। तो 20 से 100 चला जाएगा, यानी 1/5। कितना हो गया ये? 1/5। ऐसे ही अगर हम 25% की बात करें
तो 25% का मतलब होता है, परसेंट को जब परसेंट को आप हटा दोगे तो यहाँ पे 100 का डिवाइड लग जाएगा, यानी कितना हो जाएगा ये 1/4। 1/4। आप या तो आप कह सकते हैं कि 5 में से 1, या कह सकते हैं 20%, दोनों का मतलब एक ही होता है। या तो कह सकते हैं 5 में से 1, या कह सकते हैं 20%, दोनों का मतलब एक ही होता है। या कह सकते हैं 4 में से 1 या 25%, दोनों का मतलब सेम ही होता है, दोनों में कोई फर्क नहीं होता, दोनों का मतलब सेम होता है, इसमें कोई फर्क नहीं होता। मुस्कान खान 6 का आंसर ए, वेरी नाइस। अगर हम नंबर मान लेते हैं एन, क्या मान लेते हैं नंबर एन, अगर हम नंबर एन मान लेते हैं, ठीक है, तो क्या पूछा है, किसी संख्या के 20%, 20% का मतलब 1/5, पर उसका भी कितना 25%, यानी कितना 1/4 की वैल्यू कितनी है 250 है। कितनी वैल्यू है 250। तो पूछा है अगर उस संख्या का 35% कितना होगा। तो अगर हम ये नंबर निकालना चाहें तो ये हो जाएगा 5 चौके 20 गुणा 250। अगर हम और हमें इसी संख्या का 35% निकालना है तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 35, क्या करेंगे मल्टीप्लाई बाय 35, और परसेंट को हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। ठीक है, 20 से ये 100 चला जाएगा 5 बार, और 5 से चला जाएगा 50 बार, और 35 पंजे कितने होते हैं 175, कितने होते हैं 175, और एक जीरो लगा देंगे, कितना आंसर आ जाएगा 1750। जिस किसी का भी आंसर 1750 आ रहा था उसका आंसर बिल्कुल सही था, ये 1750, दीपक कुशवाहा, वेरी नाइस। आई थिंक सबकी समझ में आ गया होगा, किसी को कोई परेशानी तो नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आगे वाला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। कह रहा है उन विद्यार्थियों की अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए जिनके बीच 1003 चॉकलेट और 2703 कैंडी इस प्रकार वितरित की जा सकें कि प्रत्येक विद्यार्थी को समान संख्या में चॉकलेट और कैंडी मिल सकें। ठीक है, ये कहना चाह रहा है कि हमारे पास कितने क्या है 1003 तो हमारे पास क्या है चॉकलेट है, और 2703 कैंडी है। ठीक है, और हमें ये बांटनी है, एक मैक्सिमम मिलनी चाहिए, अधिकतम संख्या बतानी है विद्यार्थियों की, क्या बतानी है विद्यार्थियों की अधिकतम संख्या बतानी है। अब कैंडी और चॉकलेट तुम बांटोगे तो ऐसा नहीं है कि तोड़ के आधी दे दोगे, मतलब सभी को पूरी पूरी मिलनी चाहिए, कंप्लीट मिलनी चाहिए। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, हम इन सब का इनका दोनों का HCF निकाल लेना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या निकाल लेना है, इनका HCF निकाल लेना है। तो बस हम ये चेक कर लेंगे, जिस हमारे पास जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जिस भी संख्या का डिवाइड इसमें चला जाएगा वो क्या हो जाएगी, वही हमारा आंसर हो जाएगा। मान हम पहला ऑप्शन चेक करते हैं, हम डिवाइड देंगे 1003 में, कितने का 17 का, तो 17 पंचे 85, कितने बचे 15, ले लेंगे 3 तो 17 निम्मा 153, यानी इस वाले में तो भाग जा रहा है। अब लेंगे 2703, क्या लेंगे 2703, इसमें डिवाइड लाएंगे, 17 एकम 17, कितने बचे 10, और 17 पंजे 85, फिर कितने बचे 15, 17 निम्मा 153, यानी पहले वाले में डिवाइड जा रहा है, दूसरे वाले में डिवाइड जा रहा है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 17। क्या आंसर आ जाएगा 17, यही इसका आंसर है। बाकी आप किसी से भी डिवाइड लगा के देखोगे तो कोई भी इसे पूरा पूरा डिवाइड नहीं करेगा। ठीक है, 17 इसका क्या आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, एक मेज का विक्रय मूल्य 6875 रुपए है, यदि लाभ प्रतिशत 25% है तो मेज का क्रय मूल्य कितना होगा। अभी मैंने तुम्हें बताया था 25% का मतलब कितना होता है 1/4। अगर हमने 4 रुपए की, अगर हमारा जो सीपी है वो 4 रुपए रहा होगा तो लाभ कितने का हुआ 1 रुपए का, लाभ कितने का हुआ 1 रुपए का। तो हम यहां से लिख सकते हैं सीपी बराबर कितना 4, तो एसपी बराबर कितना 5, 1 रुपए का लाभ हुआ होगा। एसपी यानी सेलिंग प्राइस और विक्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य कितना दे रखा है 6875, यानी 5 की वैल्यू दे रखी है हमें 6875, कितनी दे रखी है 6875। तो पूछा है मेज का क्रय मूल्य, यानी 4 की वैल्यू हमें पूछी है, तो हम क्या करेंगे 4 की वैल्यू निकालने के लिए इसमें 6875 डिवाइडेड बाई 5 और मल्टीप्लाई बाई 4, 5 का गुणा मल्टीप्लाई करेंगे 13 डिवाइड लगाएंगे, 13 पंचे 65, कितने बचे 3 और 7, 5 7 35, और कितने बचे
4 की वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो क्या करेंगे, 6875 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 4, 5 का भाग लगाएंगे 13 पंजे 65, कितने बचे 3, उतार लिए 7 और 5 सत्ते 35 और 5 पंजे 25, 1375। 1375 में 4 का मल्टीप्लाई करोगे 13 चौका 52, 75 75 का मल्टीप्लाई 4 में करोगे 300, 52 और 300 कितने हो गए 5500, कितने हो गए 5500। यही हमारा आंसर है। क्या आंसर है 5500। कुछ नहीं करना था, 25% को लिखेंगे 1/4, 1 का लाभ 4 सीपी, तो एसपी कितना 5, 5 की वैल्यू 6875, 5 का भाग लगाना है 4 का मल्टीप्लाई कर देना है, तो आंसर आ जाएगा आपके पास 5500। यही आपका आंसर है। आई थिंक सभी दोस्तों को समझ में आ गया होगा। 6 का ए, हाँ सॉरी 8 का ए, जिन बच्चों का आंसर ये आ रहा है बिल्कुल सही आंसर है। जो बच्चे आंसर दे पा रहे हैं ना वो आपको अपने आप को कॉम्पिटिशन में समझें, वो बाहर नहीं है देश से, वो बस थोड़ा सा प्रयास और करें, थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करें। कह रहा किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 60% अधिक है, यदि 20% की छूट दी जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। अब ये जानते हुए आप, एक होता है सीपी, एक होता है एमआरपी और एक होता है एसपी, ठीक है। सीपी एमआरपी एसपी, जब भी लाभ होगा हानि होगी, जब भी लाभ होगा हानि होगी, हमेशा होगा किस पे, सीपी पर। किस पर होगा, सीपी पर। जब भी छूट दी जाएगी, डिस्काउंट दिया जाएगा, बट्टा दिया जाएगा, वो सब किस पे दिया जाएगा, एमआरपी पे। अब एसपी क्या होता है, सीपी के बाद, सीपी पर लाभ हो या हानि हो उसके बाद जो मिलेगा वो क्या होगा, एसपी। एमआरपी पर डिस्काउंट दिया जाए उसके बाद भी क्या मिलेगा हमें, एसपी, यानी सेलिंग प्राइस। तो यहां से ये बातें समझ में आ रही होंगी। कह रहा है किसी वस्तु का अंकित मूल्य से क्रय मूल्य से 60% अधिक है। अगर अंकित क्रय मूल्य हम कितना मान लें, 100 रुपए मान लें, तो ये कितना हो जाएगा 160। यहां तक सबको समझ में आ रहा होगा। कितना हो जाएगा, गुड आफ्टरनून, कितना हो जाएगा 160, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, यदि 20% की छूट दी जाए, कितनी छूट दी जाए 20%। अगर इसका 20% निकालेंगे यानी कितना 1/5 और 32 पंचे 160, कितनी छूट दी जाएगी 32 की, यानी 32 कम कर देंगे। अगर 32 कम कर दोगे तो कितना बचेगा 128, तो बढ़ कितना गया यहाँ से 28%, और 100 पे तो निकाल रहे हैं हम, तो क्या आंसर आ जाएगा यहाँ से 28%। क्या आंसर आ जाएगा यहाँ से 28%। जिनका भी आंसर सी था उनका सही था। दीपक कुशवाहा सी, वेरी नाइस। कितना आंसर आ जाएगा 28%। कितना आंसर आ जाएगा 28%। आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। जिसकी समझ में ना आए वो कमेंट करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है जिसकी आधार त्रिज्या 70 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 14 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बिल्कुल भी आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। केवल क्या है, आपको फॉर्मूला याद होगा, आपके आंसर आ जाएगा। अगर फॉर्मूला याद नहीं होगा तो आप कितना भी दिमाग लगाते रहिए, आंसर नहीं आएगा। फिर भी हम कोशिश करते हैं। बेलन आप लोग जानते होंगे, बेलन क्या होता है, बेलन यानी सिलेंडर। क्या होता है, सिलेंडर कैसा होता है, देखो ये होता है सिलेंडर, ये देखो ये वाला जो सिलेंडर है ये इसकी रेडियस है, ये क्या है इसकी रेडियस, इसे बोलते हैं आर, यानी रेडियस है, त्रिज्या है, और ये है इसकी हाइट। क्या है इसकी हाइट होती है। जब भी हम बात करेंगे वक्र पृष्ठ की, किसकी बात करेंगे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है ये वाला एरिया। कौन सा एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और जब भी हम बात करेंगे आधार का क्षेत्रफल तो इस वाले एरिया की बात कर रहे हैं हम, किसकी, इस वाले की। और चाहे ये वाला एरिया हो तो ये एक बार आधार होता है और एक बार क्या होता है, ये टॉप होता है, ठीक है। अगर हम इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना चाहेंगे तो बोलते हैं CSA, यानी कर्व्ड सरफेस एरिया, या LSA बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, LSA। देखो कर्व्ड सरफेस एरिया यही होता है CSA। फॉर्मूला आओगे, डायरेक्ट कुछ नहीं करना है। फॉर्मूला कैसे आता है, क्या आता है, जब डिटेल में क्लास होगी तब बताएंगे किसी दिन। तो अब क्या करेंगे, केवल डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएं, 2 पाई RH। क्या लगाएंगे, 2 पाई RH। 2 पाई की वैल्यू 22/7 लगाएंगे। आर अपने पास दे रखी है, क्या है, त्रिज्या कितनी रखी है 70 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी दे रखी है 70 सेंटीमीटर, ठीक है। और ऊंचाई दे रखी है 14 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितनी है 14 सेंटीमीटर। कुछ नहीं करना, 7 से 70 चला गया कितनी बार, 10 बार। देखो ऑप्शन देखेंगे, जीरो तो सब में आना ही है। अब इकाई का अंक देख लो आप,
इकाई का अंक सब में अलग अलग है। 2 दूनी 4 और 4 चौके 16, जिसमें भी 6 आएगा जीरो के बाद वही आंसर हो जाएगा। तो क्या आंसर होगा? 6160 सेंटीमीटर स्क्वायर, 6160 सेंटीमीटर स्क्वायर। अदरवाइज क्या करेंगे आप, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आंसर आ जाएगा, लेकिन हमें एग्जाम में प्रॉपर सॉल्यूशन तो देना नहीं है, केवल क्या है आंसर लगाना है। तो केवल इकाई दहाई का अंक देख लेंगे, क्योंकि इकाई का अंक पर जीरो तो है ही है सब में। अब 2 दूनी 4 और 4 चौके 16, यानी 6 आना चाहिए लास्ट में, और 6 इसमें ही आ रहा है। यही आंसर है 6160 सेंटीमीटर। नितुल यादव डी, वेरी नाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यह कह रहा है 9000 रुपए को 80% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज, ब्याज में फोकस करेंगे, कौन सी ब्याज है? चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब होता है ब्याज पर ब्याज, जब किस पर लग जाए? ब्याज पर ब्याज। ब्याज पे ब्याज लगने का मतलब क्या होता है? जैसे आपके पास 100 रुपए थे, कितने रुपए थे? 100 रुपए थे, और आपने ब्याज दी आपकी 10% की। कितने परसेंट की ब्याज थी? 10% की। आपसे पूछा कि 2 साल बाद आपको कितने रुपए मिलने वाले हैं, 2 साल बाद कितने रुपए मिलने वाले हैं। अगर ये बताओ 100 रुपए थे, अगर 10% की ब्याज मिलती तो 100 का 10% यानी कितने रुपए में ब्याज मिल जाती? 10 रुपए। इस साल 10 रुपए मिलती और अगले साल भी कितनी मिलती है हमें? 10 रुपए। तो ब्याज के रूप में कितने मिलते? 20। लेकिन ये कब मिलते? जब ब्याज साधारण होती। कैसी ब्याज होती? साधारण। लेकिन ब्याज साधारण तो है नहीं, ब्याज कैसी है? चक्रवृद्धि। कैसी ब्याज है? चक्रवृद्धि। और चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब है ब्याज में भी ब्याज का जुड़ जाना। चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब क्या है? ब्याज में भी ब्याज का जोड़ जाना। तो 100 का 10% निकालेंगे, कितना आएगा? 10। कितना आएगा? 10। यानी पहले साल कितनी ब्याज मिली? 10 रुपए ब्याज मिली। तो 100 और 10 कितना हो गया? 110। तो अब हमें जो नेक्स्ट ईयर के लिए, दूसरे साल के लिए ब्याज मिलेगी वो 100 रुपए में नहीं मिलेगी, वो मिलेगी 110 रुपए में। जो पहले साल के लिए मिश्र धन था, अमाउंट था, वही दूसरे साल के लिए मूलधन यानी प्रिंसिपल का काम करेगा। ठीक है, तो इसका अगर हम 10% निकालना चाहेंगे तो कितना आ जाएगा? 21। कितना आ जाएगा? सॉरी 11। कितना आ जाएगा? 11। कितना आ जाएगा? 11। तो 10 यहां से, 11 यहां से, कुल मिला के ब्याज कितनी मिली? 21 रुपए ब्याज मिली। कितने रुपए ब्याज मिली? 21 रुपए ब्याज मिली। तो इसी पैटर्न का हम क्या, इसी फॉर्मूले का या इसी तरीके का हम क्या करेंगे? यूज करेंगे इस वाले क्वेश्चन में। ठीक है, कैसे करेंगे? अब कह रहा है 9000 रुपए को 80% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक, इस बात चीज पर फोकस करेंगे। किस चीज पे? अर्धवार्षिक। अर्धवार्षिक का मतलब होता है, मतलब साल में कितनी बार? 2 बार। साल में कितनी बार? 2 बार। यानी अर्धवार्षिक, और देखो इसमें दे रखा है हाफ ईयरली, यानी साल में कितनी बार? 2 बार। जब भी ये वाली बात आएगी कि हाफ ईयरली है, तो क्या करेंगे हम? जो रेट दे रखी है ना हमारी, क्या दे रखी है? रेट, उसको हमेशा हाफ कर देंगे। रेट को क्या कर देंगे? हाफ। कि अगर 12 महीने में रेट कितनी लग रही है? 80%। कितनी रेट लग रही है? 80%। तो 6 महीने में रेट हो जाएगी 40%। कितनी रेट हो जाएगी? 40%। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? और जो समय होता है वो डबल हो जाता है। समय कितना हो जाता है? डबल। अगर पहले ब्याज हमारी 12 महीने पे ऐड होती, लेकिन अब 6 महीने पे ऐड हो जाएगी, यानी 6-6 महीने की 2 साइकिल बन जाएंगी। 6-6 महीने की 2 साइकिल बन जाएंगी। तो अगर हमारी जो रेट दे रखी थी वो 80% थी, इसका अगर हाफ कर दोगे कितना हो जाएगा? 40%। कितना हो जाएगा? 40%। अगर आप 40% को फ्रैक्शन में बदलोगे तो 40/100 करना पड़ेगा। 40 से ये 2 बार और 40 से ये 5 बार, यानी क्या हुआ? 40 से 2 बार, 40 से 5 बार। अगर 5 रुपए हैं, अगर हमारे पास 5 रुपए होते तो ब्याज 6 महीने बाद कितनी मिलती? 2 रुपए। तो मिश्रधन कितना होता? 7 रुपए। कितना मिश्रधन हो जाता? 7 रुपए पहले साल में। यही प्रोसेसिंग दूसरे साल में भी होती। 5 रुपए कितना हो जाता? 7। तो 5 पंजे 25 और 7 सत्ते 49। अगर हमारे पास 25 रुपए होते, कितने रुपए होते हैं? 25। तो ब्याज कितनी मिलती है हमें? तो मिश्रधन कितना मिलता है? 49। तो ब्याज कितनी हो गई? 24 रुपए। कितनी ब्याज मिलती? 24 रुपए। अगर 25 की वैल्यू दे रखी है 9000, 25 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 9000, और हमसे पूछा है 24 की वैल्यू पूछी है। क्या पूछी है? 24 की वैल्यू पूछी है। तो हमें 9000 को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इस 9000 को हम क्या लिख सकते हैं? ऐसे भी तो लिख सकते हैं 90 गुणा 100। कैसे लिख सकते हैं? 90 गुणा 100। तो यानी 25 से मगर से काटेंगे तो 4 बार जाएगा। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 9 चौक 36, यानी 360। कितनी आ गई? 360। अब हमें निकालनी है 24 की वैल्यू। तो 24 की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? 360 गुणा 24। जीरो तो लास्ट में आना ही है, तो जीरो को छोड़ देंगे।
अब क्या करेंगे, 4 छिक्के 24, लास्ट में क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए, दहाई अंक पे क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए, 4 आ रहा है केवल 8640 में, यही इसका आंसर है। 4 किस में आ रहा है, 8640 में, यही इसका आंसर है। अगर आप ऐसे नहीं कर पा रहे तो मल्टीप्लाई करेंगे, जीरो तो आना ही है लास्ट में। 36 चौके कितने होते हैं, 144 के 4, हासिल के 14, और 36 दूनी 72, 72 और 14 कितने हो गए, 86। तो कितना आंसर आ जाएगा, 8640 रुपए। आई थिंक सभी दोस्तों को समझ में आ रहा होगा, कितना आंसर आ जाएगा, 8640 रुपए। सभी को समझ में आ रहा है। पीएम चौधरी डी, वेरी नाइस। पंकज कुमार 8640, वेरी नाइस, सबका आंसर आ रहा है। नितुल यादव डी, जिन जिन का आंसर आ रहा है, बहुत अच्छा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। अच्छा, ये इसमें थोड़ा सा करेक्शन है। करेक्शन क्या है, ये 2 है वो यहाँ नहीं है, वो यहाँ है, यानी ये इसका स्क्वायर है। ये 2 है वो इसका स्क्वायर है। इस क्वेश्चन को निकालने का प्रयास करेंगे। बहुत आसान आसान क्वेश्चन है। बताओ इसमें क्या करना है, इसमें केवल जोड़ना है। अगर गुणा करना है और जोड़ना है, यही करना है। या अगर ये भी नहीं हो रहा है तो फिर आपको कुछ न कुछ प्रॉब्लम है। आपके कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं कुछ कमी है आपके कॉन्सेप्ट में, उनको थोड़ा सा बेहतर कीजिए। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, देखो अब थोड़ा सा सीखने की कोशिश करते हैं। अगर 0.2 है, मल्टीप्लाई करेंगे इसमें 0.2 का, तो ज्यादातर बच्चे क्या कर देंगे, इसका मल्टीप्लाई करके 4 लिख देंगे, 0.4, जो कि बिल्कुल गलत है, जो कि बिल्कुल गलत है। तो क्या होगा, मल्टीप्लाई करके क्या होगा, अगर आप इसे ऐसे ना समझें, दूसरे तरीके से समझें, इस पॉइंट को हटा दें मेरे दोस्त, तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। अगर इस पॉइंट को हम हटा दें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, अगर इस वाले पॉइंट को भी हम हटा दें तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, 10। 2 का मल्टीप्लाई 2 में करो कितना हो जाएगा, 4, और 100 10 का 10 में करो कितना हो जाएगा, 100। तो कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई करके, 0.04, 0.04 कितना हो जाएगा, 0.04। बात समझ में आ गई, कितना हो जाएगा, 0.04। तो कुछ नहीं करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.01। कितना हो जाएगा, 0.01। अगर इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो 0.0001 ये हो जाएगा। मैंने 2 अंक बाद दशमलव था, कितनी बार चला जाएगा, 4 बार। इसमें एक बार था, कितनी बार चला जाएगा, 2 बार। इनको ऐड कर देंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, अगर ज्यादा आप ऐड नहीं कर पा रहे हैं तो इसको ऐसे ऐसे लिख लेंगे और पॉइंट लगा करके 0 1 और यहाँ पे 0 लगा दो, तो ये 1 0 1 0, यही आंसर आ जाएगा। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन था, इससे आसान तो पेपर मिलने वाला है नहीं आपको। अगर आप ये भी नहीं कर पा रहे हैं तो फिर थोड़ा सोचने की जरूरत है, अपने आप पे काम करने की जरूरत है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। कौन सा क्वेश्चन, 13। यदि 6 पेनों का क्रय मूल्य 5 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि परसेंट ज्ञात कीजिए। एक बात ध्यान रखनी है, मैंने पहले ही बताया था कि लाभ या हानि जो भी होगी हमेशा और हमेशा किस पर होती है, सीपी पर। किस पर होगी, हमेशा सीपी पर। लाभ और हानि जो भी होगी हमेशा किस पर होगी, सीपी पर होगी। तो कुछ नहीं करना है, 6 पेनों का क्रय मूल्य, यानी 6 पेनों का क्रय मूल्य, 6 का सीपी, कितने का, सीपी। 6 का सीपी 5 के एसपी के बराबर है, 5 के एसपी के बराबर है। अगर हम यहां से सीपी और एसपी का रेशियो लेना चाहें तो कितना हो जाएगा, 5 और 6। यानी जो वस्तु हमने 5 रुपए में खरीदी थी वो कितने में बेच दी, 6 रुपए में। कितने बेच दी मेरे भाई, 6 रुपए में बेच दी। तो कितना बढ़ गया, यहां से 1 रुपया बढ़ गया। कितना बढ़ गया, 1। कितने पे बढ़ा, 5 पे। परसेंट के लिए हम क्या लगा सकते हैं, 100, और 5 से 100 चला जाएगा 20 बार, तो क्या आंसर आ जाएगा, 20%। क्या इसमें है, अच्छा बड़ी थी ना, तो क्या आ जाएगा, लाभ। क्या हो जाएगा, लाभ, यानी 20% का लाभ इसमें होगा। किस किस को समझ में आ गया, आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। जिसकी समझ में नहीं आया वो क्या करेगा, वीडियो को दोबारा से रिपीट करके देख लेगा एक बार। जिनका भी आंसर 20% आ रहा है, मुस्कान खान, वेरी नाइस। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यापारी अपने माल पर क्रय मूल्य से 50% अधिक मूल्य अंकित करता है तथा 20% की छूट देता है। छूट देने के बाद व्यापारी को कितने प्रतिशत का लाभ होता है, कि व्यापारी को कितने परसेंट का लाभ होता है। अभी बताया था, एक और क्वेश्चन आया था तो मैंने बताया था सीपी, और एक और क्या होता है हमारे पास, एमआरपी, और एक होता है एसपी।
सीपी कितना देगा यदि व्यापारी अपने माल पर क्रय मूल्य से 50%, सीपी का मतलब क्रय मूल्य कितना मान लिया 100 रुपए, 50% अधिक मूल्य अंकित करेगा, कितना हो जाएगा 150, कितना हो जाएगा 150, तथा 20% की छूट देता है। 20% का मतलब कितना होता है 1/5, और इसका 1/5 निकालोगे तो 30 की छूट मिलेगी। बढ़े कितने 50, कम कितने हो गए 30, तो नेट तो 20 ही बढ़ पाए ना, नेट कितने बढ़ पाए 20 बढ़ पाए, कितने पे बढ़े 100 पे। अगर 20 100 पे बढ़ेंगे तो वो डायरेक्ट क्या हो जाएगा परसेंट, तो क्या आंसर आ जाएगा 20%। जब भी कोई भी वृद्धि या कमी 100 पर होगी, किस पर होगी 100 पर, वही डायरेक्ट क्या हो जाएगा परसेंट हो जाएगा। 100 पर अगर 50 बढ़ेंगे 50%, 20 बढ़ेंगे 20%, 30 कम होंगे 30%, तो 100 से कितने बढ़ गए 20 बढ़ गए, कितना आंसर आ जाएगा 20%। आई थिंक सभी दोस्तों को समझ में आ गया होगा। अगर क्लास लंबी लग रही होगी, थोड़ा पहली पहली क्लास है तो थोड़ा चीजें समझानी पड़ रही हैं, थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ रहा है, अगर मैं डायरेक्ट बता दूंगा तो शायद आपकी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो इसके लिए थोड़ा सा धैर्य रखें, थोड़ा पेशेंस बना के रखें, आगे थोड़ा स्पीड में चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का गुणनफल, क्वेश्चन नंबर 15, दो संख्याओं का गुणनफल 720 है और उनका महत्तम समापवर्तक 4 और इन संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक बताइए। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा क्लास 10th में, जो बच्चे क्लास 10th में पढ़ के आए ना वो भी इस पेपर में को कुछ नहीं समझेंगे अपने आगे। तो फॉर्मूला पढ़ा होगा कि फर्स्ट नंबर, क्या फॉर्मूला पढ़ा था, फर्स्ट नंबर यानी फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू होता है HCF इंटू LCM। ये सभी दोस्त पढ़ करके आए होंगे इस फॉर्मूला को, और नहीं पढ़ा है तो अब कॉपी बनाएंगे, एक अपनी नोटबुक लेंगे और उसमें से नोट कर लेंगे, एक नोटबुक लेंगे और इसे अपना नोट कर लेंगे इस नोटबुक में। आई थिंक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे ये पता चलेगा कि कौन किसकी तैयारी कितनी चल रही है। अपने आप को परखने का पेपर से पहले सबसे बेहतरीन मौका है आपके पास, इसको आप न गवाएं। तो क्या फॉर्मूला है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर बराबर HCF इंटू LCM। अब कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल पहले से दे रखा है हमें कितना 720, कितना दिया है 720, HCF दे रखा है हमें कितना 4 और LCM हमसे पूछा है, LCM आपसे पूछा है। तो क्या करेंगे, कुछ नहीं 4 का डिवाइड लगाएंगे इसमें, 18 चौक 72, तो कितना आंसर आ जाएगा 180। ना आपको पेन उठाने की जरूरत है इस क्वेश्चन में और ना ही आपको पेपर को उठाने की जरूरत है, विदाउट पेन और पेपर कर सकते हैं आप इस क्वेश्चन को। नितुल यादव फर्स्ट, वेरी नाइस, जिनका भी आंसर 180 आया है। मुस्कान खान 150 तो नहीं है इस क्वेश्चन में कहीं ऑप्शन में, चलो कोई नहीं, आप अपने आप को करेक्ट कीजिए। तो क्या आंसर आएगा इसका 180। क्वेश्चन नंबर 16, एक गोले की त्रिज्या में 50% की वृद्धि की जाती है, इसके आयतन में कितने % की वृद्धि होगी। अब इस सवाल को आप तभी कर पाओगे, इस सवाल को आप तभी कर पाओगे कब, इस सवाल को आप तब कर पाओगे जब आपको गोले के आयतन का क्या पता होगा, फॉर्मूला पता होगा। गोले के आयतन का क्या पता होगा, फॉर्मूला पता होगा। गोले के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है 4/3 पाई r और क्यूब, 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 पाई r क्यूब। अब बताओ गोले के आयतन में वृद्धि कर लो या क्या कर लो, सॉरी त्रिज्या में क्या कर लो, वृद्धि कर लो या कमी कर लो, लेकिन ये वाली वैल्यू क्या रहेगी हमेशा फिक्स रहेगी मेरे भाई। ये वाली वैल्यू कैसे रहेगी हमेशा, ये वाली वैल्यू हमेशा फिक्स रहेगी। कैसी रहेगी, ये हमेशा फिक्स रहेगी। अगर ये वाली वैल्यू अगर फिक्स रहेगी तो अगर जो इसके क्षेत्रफल में या इसकी आयतन में जब भी परिवर्तन होगा केवल और केवल इसकी वजह से होगा, केवल और केवल किसकी वजह से होगा, इसकी वजह से होगा। तो कह रहा है एक गोले की त्रिज्या में 50% की वृद्धि की जाती है। 50% का मतलब होता है 1/2, क्या होता है 1/2। अगर गोले की त्रिज्या पहले 2 रही होगी तो अब कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। अगर गोले की त्रिज्या 2 रही होगी तो कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। 237.5, वेरी नाइस, कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। और ये काम हमें कितनी बार करना है 3 बार करना है। तो 2 से 3 और 2 से कितना 3 मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 8, इसका हो जाएगा 27। यानी पहले गोले का आयतन अगर 8 रहा होगा तो अब गोले का आयतन कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। तो कितना बढ़ गया 19, कितना बढ़ गया 19। बढ़ा कहां से 8 से, बढ़ा कहां से 8 से। अब 8 दूनी 16 यानी 200% से तो ऊपर आंसर आएगा। 8 दूनी 16 तो 200% से तो ऊपर आंसर आएगा। तो ये वाला तो हो नहीं सकता, एक को तो आप ऐसे ही हटा दोगे तो ये वाला आंसर तो होगा नहीं।
तो अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100, मल्टीप्लाई बाय 100। ऐसा ऐसी गलती मत करना कि पहले 4 से 2 को काट लो फिर 25 काटो, 25 का मल्टीप्लाई इसमें कर रहे हैं, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। डायरेक्ट 1900 कर देते हैं इसे। अब इसमें 8 का डिवाइड लगा लू, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 बचे 3 जीरो, 8 7, 8 दूनी 16, 8 चौके कितने, सॉरी 8 दूनी 16 बचे कितने बचे 3 जीरो, 3 8 चौक, ये ऑप्शन ही नहीं है ना, 8 दूनी 16 बचे 3 जीरो, सॉरी 8 तिया 24, सॉरी 8 दूनी 16 कितने बचे 30, तो 8 तिया 24, देखो 30, 8 तिया 24, अब कितने बच गए 6 बचे और 8 7 56, यानी 237, 237 एक ही ऑप्शन है, यही आंसर है। ठीक है, 8 का क्या करेंगे, 8 का केवल डिवाइड लगाना है आपको, इसमें 8 का लगाएंगे डिवाइड, तो 8 दूनी 16 कितने बच गए 3, यानी 0 और 8 तिया 24 कितने बच गए 6 0 8 7 56, तो 237.5 यही आपका आंसर है, 256 यानी 237.5। पीएम चौधरी 237.5, मुस्कान खान 237.5, जिनका भी आंसर 237.5 आ रहा है बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, वेरी नाइस, बहुत अच्छे अच्छे बच्चे इससे जुड़े हुए हैं, लगभग सारे बच्चे आंसर कर रहे हैं, लगभग सभी के सभी दोस्त आंसर कर रहे हैं। ठीक है, क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 17, यदि x का 45% y के 15% के बराबर है तो x और y का अनुपात क्या होगा। बे देखते ही आंसर लगा दोगे, ये वाला 3 गुना है, ये वाला कितना है 3 है, तो ये वाला 1 है, यानी उल्टा होगा रेशियो, तो 1 3 आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा 1 और 3। अब ये कैसे लगाएंगे, कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल सवाल है, x गुणा 45 यानी x का 45% बराबर है किसके, y के 15% के, y के 15% के परसेंट से परसेंट गया, और 15 से ये एक बार और 15 से ये 3 बार, तो x बटे y यानी x रेशियो y निकालोगे तो 1 रेशियो 3 हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा 1 रेशियो 3 यानी 1 अनुपात 3। आई थिंक सभी दोस्तों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, डी डी, हाँ डी आंसर भाई, पीएम चौधरी डी, अनूप चौधरी राधे राधे गुरुजी, राधे राधे भाई, शीतल प्रभा। ठीक है, 1 रेशियो, हाँ 1 रेशियो 3, सबके लिए सही, सबका सही आंसर आया है, वेरी नाइस, बहुत अच्छे अच्छे बच्चे जुड़े हुए हैं, काफी बच्चे तुम्हें जानते होंगे पहले से। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18, 32 से पहले की सभी अभाज्य संख्याओं का औसत कितना होगा। 32 से पहले की सभी अभाज्य संख्याओं का औसत कितना होगा, बात समझ में आ गई। 32 से पहले की सभी अभाज्य संख्याओं का औसत कितना होगा, तो इसके लिए आपको क्या करना है, 32 से पहले की सभी अभाज्य संख्याएं निकालनी है आपको। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। अभाज्य संख्या क्या होती है, यानी ऐसी संख्याएं जिसके एग्जैक्ट 2 गुणनखंड होते हैं। कितने गुणनखंड होते हैं, 2, वो संख्याएं क्या कहलाती हैं, अभाज्य संख्या कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं वो संख्याएं, अभाज्य संख्या कहलाती हैं। ठीक है, तो पहली अभाज्य संख्या होती है, सबसे छोटी वाली अभाज्य संख्या होती है भाई 2, क्या होती है 2। आप दोस्त कह रहे होंगे कि 1 क्यों नहीं होती, 1 का केवल एक ही गुणनखंड होता है, 2 नहीं होते, 1 का केवल एक ही गुणनखंड होता है, इसलिए 1 अभाज्य संख्या में नहीं आती। 2 के बाद क्या आएगी 3, 3 के बाद क्या आ जाएगी 5, 3 के बाद क्या आ जाएगी 5, 5 के बाद आ जाएगी 7, 7 के बाद क्या आ जाएगी 11, 11 के बाद आ जाएगी 13, 13 के बाद आ जाएगी 17, और 17 के बाद आ जाएगी 19। 2 3 5 7 11 13 17 19 20 21 22 23, इसके बाद क्या आ जाएगी 23 24 25 26 27 28 29, इसके बाद क्या आ जाएगी 29, और 29 के बाद आ जाएगी 31, 29 के बाद आ जाएगी 31। बात समझ में आ गई, यानी 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31, कितनी हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, यानी टोटल नंबर कितने हो गए, टोटल नंबर हो गए भाई 11, टोटल नंबर हो गए 11। और जब भी हम एवरेज निकालेंगे यानी अनुपात निकालेंगे, एवरेज निकालेंगे, अनुपात निकालेंगे, नितुल यादव जी आंसर आ रहा 1, वेरी नाइस। क्या क्या निकालेंगे, अनुपात, सॉरी एवरेज निकालेंगे, यानी अभाज्य संख्याओं का निकालना है, औसत निकालना है, तो औसत बराबर होता है सभी संख्याओं का योग, यानी कुल संख्याओं का योग बटे कुल
पदों की संख्या, सभी पदों का योग और सभी पदों की संख्या, इन सब का योग निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, 29 और 30 सॉरी 29 और 31 कितने हो गए 60, 29 और 31 कितने हो गए 60, 60 और 23 कितने हो गए 83, और 83 और 19 कितने हो गए 102, 83 और 19 कितने हो गए 102, 102 और 17 कितने हो गए 119, 119 और 13 कितने हो गए 119 और 13 हो गए 132, 132 और 11 कितने हो गए 143, 143 और 7 150, 150 और 5 55, 3 58 और 2 60 कितने हो गए 160। जोड़ना तो आता ही होगा आपको, आप सब इतने इंटेलिजेंट तो हैं, कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन का आंसर आप दे रहे हैं, तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है आपके लिए। यकीन मानिए जितने बेहतर आप हैं ना उतना बेहतर कोई नहीं कर पा रहा है। सभी लोग क्या कर रहे हैं, सभी अपना यूट्यूब पे क्या कर रहे हैं, या यूट्यूब पे इंस्टा पे रील्स देख रहे हैं और आप यहाँ पढ़ रहे हैं, तो आप बहुत सारे लोगों से क्या कर रहे हैं, बेहतर कर रहे हैं, कुछ अपने जीवन में बेहतर करने के लिए कर रहे हैं, और यकीन मानो आप करोगे जरूर। अगर आपको खुद पर भरोसा है ना, खुद पर और खुदा पर भरोसा रखो, बस सब कुछ सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी तीसरे पर किसी भी भरोसा करने की कोई जरूरत नहीं है, खुद पर और भगवान पर भरोसा रखो, बस दो ही लोग हैं भरोसे के काबिल। इसमें डिवाइड लगाएंगे तो 11 एकम 11 कितने बचे 5 और ये 11 चौके 44, 14 के बाद कोई और ऑप्शन है, एक अकेला ही ऑप्शन है, उसके बाद जाने की जरूरत नहीं है। तो क्या आंसर आ जाएगा इसका 14.54, क्या आ जाएगा 14.54। क्या सभी दोस्तों को समझ में आ रहा है? ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था, आपने तो इससे अच्छे अच्छे क्वेश्चन को क्या कर दिया है, मिट्टी में मिला दिया बिल्कुल, तो इसे कैसे छोड़ दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मतलब बहुत आसान सभी को, और ये ऐसा टॉपिक है यानी टाइम एंड वर्क। किसी दोस्त को कोई भी टॉपिक अच्छा लगे ना लगे, टाइम एंड वर्क तो अच्छा लगता ही है, तो इसकी तो उम्मीद की जा सकती है कि इसकी थोड़ा सा बड़ा है, देखने में आपको लग रहा होगा लैंग्वेज थोड़ी बड़ी है, लेकिन क्वेश्चन बहुत आसान है। इसे करके देखें थोड़ा सा। क्या देखते हैं कि स्वप्निल 16 दिनों में एक सोफा बना सकता है, रेवती के साथ मिलकर काम करते हुए 128/17। अब बस आप इसे देख के भयभीत होंगे, किसे देखे कि 128/17 पता नहीं क्या आ गया, इसे हम कैसे सॉल्व कर पाएंगे। और उसके ऑप्शन भी है ना, वो भी बड़े खतरनाक हैं, और इसमें कुछ नहीं है, केवल आपको डराने के लिए है, केवल किसके लिए, आपको डराने के लिए है। इसमें कुछ नहीं है, वो वाली कहावत सुनी होगी ना, खोदा पार निकली चुईया, वो वाला क्वेश्चन है ये, कुछ नहीं है इसमें। क्या कह रहा है, स्वप्निल, स्वप्निल यानी में एस लिख सकते हैं, तो स्वप्निल कितने दिनों में कर सकता है काम को, 16 दिनों में कर सकता है। दोनों मिलकर के, स्वप्निल और रेवती, रेवती जी भी आ गई है काम करने के लिए, कितने दिनों में कर सकते हैं 128/17 दिनों में। कितने दिनों में कर सकते हैं 128/17 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, 128 सबसे पहले क्या करते हैं, इनका एलसीएम लेंगे, 128 और 16 का, नीचे वाले को भूल जाएंगे, केवल 128 और 16 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 128। इतना तो एलसीएम लेना तो आता ही होगा आपको, ऑल आर वेरी इंटेलिजेंट ना, तो इतना तो आता ही होगा यार। तो 16 का डिवाइड लेंगे, 16 8 128, 128 का डिवाइड लगाएंगे तो एक, लेकिन 17 ऊपर चला जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 17। ये वाला कितना हो जाएगा 17, यानी अब ये क्या आ गई, इफिशियंसी आ गई, यानी कार्य क्षमता आ गई। तो जो स्वप्निल की कार्य क्षमता कितनी है 8। अगर मान के उनको सेब खाने हो, क्या खाने हो, सेब खाने हो, 128 सेब है, तो स्वप्निल कितना खाता है एक दिन में 8 सेब खा लेता है, दोनों मिलकर 17। तो रेवती कितने सेब खाएगी 9 सेब खाएगी। कितने सेब खाएगी 9 सेब खाएगी। लेकिन हमें ये सेब क्या करने हैं, केवल और केवल रेवती से, रेवती को ही खिलाने हैं, कि अकेली तू खा। स्वप्निल ने क्या कर दिया है, स्वप्निल सेब खाने लायक नहीं है, तो इसलिए हम क्या कर देंगे, उसे सेब नहीं खिलाएंगे, केवल और केवल अकेली रेवती को ही खिलाएंगे। तो कैसे खा लेगी 128/9। और एग्जामिनर तुम्हारे बारे में कितना सोचता है, उसने इसका इसमें डिवाइड ही नहीं दिया, उसने क्या कर दिया डायरेक्ट आंसर दे दिया 128/9। वेरी नाइस। जिनका आंसर आया है डीके शर्मा, यस, शीतल प्रभा 128/9, वेरी नाइस शीतल। जिन बच्चों का, जिन जिन दोस्तों का आंसर आ गया है वो वेरी नाइस, नहीं आया है तो एक बार इधर देख लीजिएंगे। क्या करेंगे, देखो स्वप्निल का है, स्वप्निल कितने दिन में काम कर रहा है 16 दिन में। स्वप्निल और रेवती कितने दिन में काम कर रही हैं, दोनों मिलकर के 128/17 दिन में। तो दोनों का हम क्या ले लेंगे एलसीएम, यानी कितना 128। तो यहां से क्या करेंगे 16 का इसमें डिवाइड लगाएंगे, कार्य क्षमता 8, दोनों की मिलकर के 17। तो स्वप्निल की कितनी 8, तो रेवती की निकाल लेंगे 9, तो कितना आ जाएगा, दिनों की संख्या कितनी आ जाएगी 128/9। मेरे हिसाब से सभी दोस्तों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। लास्ट क्वेश्चन ये कह रहा है 384 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को 12 सेकंड में पार करती है,
तथा विपरीत दिशाओं में चल रही समान लंबाई की दूसरी रेलगाड़ी को भी 12 सेकंड में पार करती है तो दूसरी रेलगाड़ी की गति कितनी होगी। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या, रेलगाड़ी तो आपने पढ़ी होगी। एक बात ध्यान रखेंगे, जब भी आप रेलगाड़ी की बात करेंगे, जब भी आप रेलगाड़ी की बात करेंगे तो रेलगाड़ी की बात करेंगे उसमें क्या करेंगे, रेलगाड़ी की जो लंबाइयां होती है, मान के लो दो ट्रेन है, एक की लंबाई है L1 और दूसरे की लंबाई है L2। चाहे रेलगाड़ी सेम डायरेक्शन में जा रही हो, दोनों किसी डायरेक्शन में जा रही हो, सेम डायरेक्शन में, तब भी लंबाई क्या होगी, दोनों की ऐड हो जाएगी। तब भी लंबाई क्या हो जाएगी, दोनों की ऐड हो जाएगी। और चाहे हम ये जा रही हो अपोजिट डायरेक्शन में, यानी विपरीत दिशाओं में जा रही हो, तो लंबाई हमेशा क्या होगी, ऐड होगी। चाहे सेम डायरेक्शन में जा रही हो, चाहे ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही हो, लंबाई दोनों की क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। ठीक है, सभी दोस्तों से शेयर करेंगे बार बार। ठीक है, अपने सभी दोस्तों को जोड़ें जिससे कि पता चले कि कौन कितने पानी में है। आपसे कोई आगे तो नहीं है या कोई आपसे पीछे तो नहीं है। आगे है तो उसे पीछे करने की कोशिश करें पढ़ के, ना कोई और तरीका अपनाएं। ठीक है, तो अगर ये सेम डायरेक्शन में जा रही है तो जब भी इनकी स्पीड की बात करेंगे तो क्या हो जाएगी, ये S1 और ये S2, ये अंतर है, ये क्या है, डिफरेंस लेना है, ना कि S1 में से S2 हटानी है हमेशा, ऐसा नहीं करना है। जो बड़ा है उसमें से छोटे वाले को माइनस करना है, जो भी बड़ा है उसमें से छोटे वाले को माइनस करना है। और जब भी अपोजिट डायरेक्शन में जा रही होंगी तो SP यानी S1 प्लस S2, इसमें हमेशा क्या हो जाएगी, ये ऐड हो जाएगी। क्या हो जाएगी, हमेशा ऐड हो जाएगी। तो ये बात समझ में आ गई है। तो रेलगाड़ी की लंबाइयां हैं वो हमेशा ऐड होती हैं, और रेलगाड़ी की जो क्या होती हैं, चाल होती हैं, क्या होती हैं, चाल होती हैं, वो समान दिशा में जाने पर अंतर लिया जाता है, और विपरीत दिशा में जाने पर क्या लेते हैं, उनका योग लेते हैं। तो इस वाले क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। क्या कह रहा है, 384 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को 12 सेकंड में पार कर जाती है, तो इसकी स्पीड निकालेंगे। 384 बट्टे 12 यानी कितने मीटर पर सेकंड में पूछा है, तो बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है इसमें। तो 12 तिया 36, 12 ती 36 और 12 दूनी 24, कितनी आ गई, 32 मीटर पर सेकंड। कितना आंसर आ गया, 32 मीटर। आंसर नहीं आया, सॉरी, क्या आ गया, 32 मीटर पर सेकंड। यानी क्या कह रहा है, पहली वाली जो रेलगाड़ी है, पहली वाली जो रेलगाड़ी है उसकी जो स्पीड है वो कितनी आ गई, 32 मीटर पर सेकंड। तो आगे क्या पूछा है, तथा विपरीत दिशा में चल रही समान लंबाई की, यानी इसकी भी लंबाई कितनी है, इस वाली रेलगाड़ी की लंबाई 384, दूसरी जो रेलगाड़ी चल रही है उसकी भी लंबाई कितनी, 384, उसकी भी लंबाई कितनी, 384 चल रही है, तो रेलगाड़ी को भी 12 सेकंड में पार कर जाती है। मतलब समझ रहे हो, अगर कोई खंबा है या कोई पोल है तो उसे तो 12 सेकंड में पार कर रही है, और रेलगाड़ी को भी 12 सेकंड में पार कर रही है, समान लंबाई की है, और दोनों विपरीत दिशा में चल रही है, एक ऐसे जा रही है एक ऐसे जा रही है। इसका मतलब समझे, उसकी भी स्पीड क्या होगी, समान ही होगी, उसकी स्पीड क्या होगी, सेम ही होगी। तो क्या आंसर आ जाएगा दूसरी की स्पीड का, 32 मीटर पर सेकंड। क्या आंसर आ जाएगा, 32 मीटर पर सेकंड। ये बात समझ में आ गई नहीं आ गई, 32 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी है। इस सवाल का आंसर आ जाएगा 32 मीटर पर सेकंड। और इस चैनल को क्या करना है, आपको सब्सक्राइब करना है। ठीक है, कमेंट करनी है, कमेंट में बताना है कि पहली क्लास थी मैथ की, कैसी लगी आपको, जिन भी दोस्तों को। और आप ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को जोड़ने की कोशिश करें। ठीक है, आप ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को क्या करना है, जोड़ने की कोशिश करें। जितने भी दोस्त आप ज्यादा जोड़ोगे, जितने ज्यादा दोस्त जुड़ेंगे उतना पढ़ाने में अच्छा लगेगा। ठीक है, और इस वीडियो को अगर लाइक करना है तो लाइक करें, मतलब अगर आपको अच्छी लगे तो, लगता है आपको हाँ लाइक करने लायक है तो ही लाइक करें। और अगर कमी लगती है तो कमेंट में जरूर बताएं कि इसमें यहाँ ये कमी रह गई। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है। जय हिंद।